मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अगर तूफ़ान नहीं आता, अगर तूफ़ान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। नमस्कार मित्रों, मैं जीएस गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए हम जो ये सेशन कर रहे हैं इसमें हम मध्यकालीन भारत के सल्तनत काल के बारे में पढ़ रहे हैं। ये तुर्कों के आक्रमण से लेके हम पढ़ेंगे मुग़लों के शासन व्यवस्था तक, जिसमें हमने तुर्कों में सबसे पहले ग़ुलाम वंश के बारे में पढ़ा। ठीक, जिस ग़ुलाम वंश में पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने देखा, दूसरा शासक इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा, तीसरा शासक रुकनुद्दीन के बारे में पढ़ा और चौथा शासक रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ा। और यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं और जस्ट इसके बाद आगे जो भी शासक आएंगे इन शासकों से रिलेटेड आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। उम्मीद है कि पिछले लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी लेक्चर मिल जाएंगे, तो जाके पहले वहाँ देख ले, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू रहते हैं और स्टार्टिंग से देखते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। अगर आप बीच के वीडियो देखते हैं तो हो सकता है कि कम समझ में आए। तो आप लोग ऐसा करें कि जो भी पहले वीडियो अपलोड है सल्तनत काल के, उन वीडियो को पहले देख ले, फिर इस वीडियो को देखें। चलिए तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग आगे रज़िया सुल्तान के आगे पढ़ते हैं। ठीक, हम देखिए हमने कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड जो भी बनने वाला था उसके बारे में आपको बता दिया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल रहा था 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक। ठीक, 1206 से लेकर 10 तक शासन था कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, उसके बाद वो कुछ समय के लिए आया था कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र जिसका नाम था आराम शाह, कुछ समय के लिए शासन व्यवस्था में रहा था। इसके जस्ट आया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसको मार के गद्दी हासिल किया था और वो सुल्तान बना था दिल्ली का। तो गुलाम वंश का पहला सुल्तान कहा जाता है इल्तुतमिश को। वास्तविक शासक के रूप में भी जाना जाता है इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है इल्तुतमिश को। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण शासक था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे, जो भी टॉपिक थे, इसको हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुका है। आइए आज हम रज़िया सुल्तान से आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए जैसे आपको हमने रज़िया सुल्तान के बारे में बताया था कि 1236 में ये पद संभालती है और 1236 से लेकर 42 तक इसका शासन रहता है, 40 तक, 36 से लेकर 40 तक इसका शासन रहता है। और इसी समय ठीक हरियाणा में एक जगह है कैथल, हरियाणा के कैथल में रज़िया सुल्तान की मृत्यु हो गया था 1240 में। ठीक, कहाँ हुआ था? कैथल में। ठीक, डाकुओं के हमले में रज़िया सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। देखिए रज़िया सुल्तान एक काफ़ी बेहतरीन शासिका मानी जाती थी। ठीक, रज़िया सुल्तान की इतना ज़्यादा पिछड़ने के पीछे मुख्य रीज़न ये था कि यह एक महिला शासिका थी और उस समय महिलाओं को प्रायोरिटी बेस पे नहीं रखा जाता था। तो रज़िया सुल्तान चाह कर भी एक बेहतर शासिका नहीं बन सकी और अपने साम्राज्य को एक लंबे समय तक संचालित नहीं कर सकी। जबकि अगर देखा जाए तो अभी तक गुलाम वंश में जो भी शासक आए थे सबसे बेहतर शासक के रूप में रज़िया सुल्तान थी, लेकिन एक महिला होने के कारण इसको प्रायोरिटी नहीं मिलता है और इसकी शासन व्यवस्था समाप्त हो जाती है। ठीक, चलिए देखिए अभी तक हम लोग इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग देख चुके हैं कि ये जो भी शासन व्यवस्था हो रहे हैं, ठीक, ये सारे के सारे नाटकीय हैं। ठीक, क्योंकि हमने पढ़ा था चालीसा दल के बारे में। ये चालीसा दल है क्या? तो 40 तुर्क सरदारों का संगठन था ये। ठीक, एक संगठन था 40 तुर्क सरदारों का। ये बनाया कौन था? तो इल्तुतमिश ने बनाया था। क्यों बनाया था? तो अपनी साम्राज्य को संचालित करने के लिए बनाया था ये। ठीक, जैसे इल्तुतमिश मर गया तो इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद यही चालीसा दल ये इल्तुतमिश के साम्राज्य को संभालने लगा और अपने तरीके से नए नए शासकों का निर्माण करता था और उन शासकों को संचालित करने का ये काम करता था।
तो ये किंग मेकर के रूप में जाने जाते थे ये चालीसा दल के जो भी मेंबर थे। ठीक, देखिए तो जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु होता है 1236 ईस्वी में, तो उसके मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन जो उसका पुत्र था उसको बना दिया जाता है, जबकि रुकनुद्दीन एक अयोग्य शासक था। इसके बारे में हमने पढ़ चुका था कि ये रुकनुद्दीन क्या था, तो एक अयोग्य शासक था, ये अयोग्य था, कोई योग्यता नहीं थी इसके अंदर, ये एक साधारण सा व्यक्ति था, ये बस अपने मौज मस्ती में भोग विलास के कार्यों में विलिप्त रहता था हमेशा। ठीक है, तो इस व्यक्ति को शासक बना दिया गया ताकि चालीसा दल सारा जो भी शासकीय काम होते हैं, प्रशासनिक कार्य होते हैं, वो सारे के सारे उसका बागडोर रहे किसके हाथ में, तो चालीसा दल के हाथ में, और किसके मत्थे थोपे जाए, तो वो रुकनुद्दीन के मत्थे थोपे जाए। ठीक, तो रुकनुद्दीन का नाम इस्तेमाल करके यहाँ शासन व्यवस्था कौन संचालित कर रहा था, तो वो था 40 तुर्क सरदारों का दल, जिसको तुर्काने चहलगानी भी कहते हैं या फिर चालीसा दल के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, देखिए तो रजिया सुल्तान ने वहाँ पर लाल कपड़ा पहन के मस्जिद के सामने गई, लोगों से न्याय मांगा, तो लोगों ने न्याय किया और रजिया सुल्तान को अपनी शासिका के रूप में चुन लिया गया। ठीक है, चलिए तो इसके बाद ये रुकनुद्दीन को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। ठीक है, देखिए रुकनुद्दीन इतना अयोग्य शासक था, ठीक है, मतलब हमेशा इसको शासन व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था, इसको अपने अय्यासियों से मतलब था। ठीक, ये दिन भर मदिरा पीते रहता था, ठीक है, और वो लड़कियों का डांस देखते रहता था। ठीक, नृत्य का ही नृत्य समारोह होते थे उस समय, तो ये नृत्य देखना काफ़ी इसको पसंद था और मदिरा पान करना काफ़ी पसंद था। तो इस व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया और ये जेल में कैद हो गया। अब इसके बाद शासन व्यवस्था रजिया सुल्तान संभालती है, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि रजिया सुल्तान कुछ समय तक शासन करती है, और जैसे ही रजिया सुल्तान का युद्ध होता है अल्तुनिया से, अल्तुनिया कौन था, तो भटिंडा का एक शासक था। भटिंडा कहाँ है, तो पंजाब में है। इस भटिंडा का एक शासक था अल्तुनिया, जिससे रजिया सुल्तान की युद्ध होती है, और रजिया सुल्तान जब युद्ध हारने वाली होती है तो इस अल्तुनिया से ये मैत्री संबंध, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेती है। ठीक है, इससे विवाह कर लेती है, लेकिन ये इसका मंसूबा ज़्यादा दिन तक कामयाब होता नहीं है, और ये जो भी चालीसा दल के लोग थे उन लोगों ने फिर से एक बार रजिया सुल्तान की हत्या करवा के एक और शासक की मृत्यु करवा देता है, और फिर से एक नए शासक को ये पूरे राजपाट संभालने को दे देता है। तो अब गुलाम वंश का नया शासक बनता है। वो नया शासक बना कौन है, तो उसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक, चलिए यहाँ तक अभी तक जो भी बताया आपको, ये सारे के सारे हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। चलिए तो आज यहाँ से हम अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए 1240 से लेकर 42 तक ये 2 सालों के लिए शासक बनता है। कौन बनता है, तो इसका नाम था बहराम शाह। ये बहराम शाह था कौन, तो इल्तुतमिश का पुत्र था और रजिया सुल्तान का भाई था। ठीक, इल्तुतमिश का छोटा पुत्र था, सबसे छोटा वाला पुत्र था ये। ठीक है, चलिए देखिए यह एक बस नाम मात्र का शासक था ये। ठीक है, ये क्या था, तो एक नाम मात्र का शासक था, दूसरा इसका कोई भी रोल नहीं था। ठीक है, देखिए राज्य के वास्तविक स्थिति का संचालन चालीसा दल कर रहा था। ये जो चालीसा दल था ये पूरे के पूरे राज्य को संभालने का काम कर रहा था। बस यहाँ ये बहराम शाह जो था ये कर क्या रहा था, तो बस एक नाम मात्र का शासक था, नाम इसका यूज होता था, काम कौन करता था, तो चालीसा दल के लोग काम करते थे। ठीक है, देखिए इसके समय में 1241 ईस्वी में एक बार फिर से मंगोलों का आक्रमण होता है। देखिए ये जो मंगोल थे ये बार बार आक्रमण करते थे, बार बार आक्रमण, ये एक लूटपाट करने वाले लोग थे, ये जनजाति लोग थे। ठीक, ये इनका मंसूबा था, कहीं भी किसी क्षेत्र में जाना, लूट मचाना, वहाँ से सारे धन दौलत लेना और वापस लौट जाना। तो ये बार बार आते रहते थे। याद कीजिए एक बार हमने बताया था कि ये इल्तुतमिश के समय में भी आया था। ठीक है, दूसरी बार ये कब आता है, तो ये आता है बहराम शाह के समय में 1241 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखिए 13 मई 1242 ईस्वी को, ठीक है, मंगोलों ने बहराम शाह की हत्या कर दिया। ठीक, मंगोलों ने 1242 ईस्वी में किसको मार दिया, बहराम शाह को। तो 2 साल में इस व्यक्ति का भी शासन व्यवस्था खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना अयोग्य शासक था ये। इसकी अयोग्यता देख सकते हैं कि मात्र 2 साल में ही इसकी शासन व्यवस्था समाप्त हो जाती है और इसका कहानी खत्म हो जाता है। तो फिर से अब एक नया शासक का गठन किया जाएगा। अब ये नया शासक बनेगा कौन और बनाएगा कौन, तो याद कीजिए किंग मेकर के रूप में हम लोग किसको जान रहे हैं, तो ये चालीसा दल के लोगों को जान रहे हैं। तो इन चालीसा दल के लोगों ने फिर से एक बार नए शासक का गठन करता है जिसका नाम है अलाउद्दीन मसूद शाह। ये अलाउद्दीन मसूद शाह था कौन, तो याद कीजिए आपको एक शासक के बारे में बताए थे जिसका नाम था रुकनुद्दीन। इस रुकनुद्दीन का पुत्र था ये। ठीक है, रुकनुद्दीन जो था उसका पुत्र था कौन, तो अलाउद्दीन मसूद शाह। 42 से लेकर 46 तक 4 सालों का इसका भी शासन रहा था। ये भी एक अयोग्य शासक था, बस इसको इस्तेमाल के लिए शासक बनाया गया था और वास्तविक जो शासन था किसके हाथ में था, तो सारी की सारी शासन व्यवस्था ये चालीसा दल के हाथ में था। ठीक है,
चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, ये भी बस एक नाम मात्र का शासक था, दूसरा कुछ नहीं था। ठीक है, वास्तविक जो था वो कौन था, तो चालीसा दल था। ठीक है, देखिए इसी समय चालीसा दल में एक मुख्य व्यक्ति था जो पूरे चालीसा दल को ढंग से मतलब चलाने का काम करता था, उसको प्रशासित करता था। वो कौन था, तो उसका नाम था बलबन। ठीक है, ये बलबन इल्तुतमिश के बाद ये दूसरा ऐसा शासक होता है जो बेहतरीन शासन व्यवस्था स्थापित करता है। ठीक है, देखिए ये बलबन था कौन, तो वो इल्तुतमिश ने जो चालीसा दल का गठन किया था उसी में का एक व्यक्ति था ये, उसी में से एक सरदार था ये बलबन। तो इस बलबन ने यहाँ पर किसको बनाया, तो ये मसूद शाह जो था, अलाउद्दीन मसूद शाह, इसको शासन व्यवस्था देता है, राजा इसको बना देता है, और सारी की सारी काम इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से बलबन संभालता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर 1245 में एक बार फिर से मंगोलों का आक्रमण होता है, और इस आक्रमण में बागडोर कौन संभाल रहा था, तो बलबन। बलबन ने उसको आसानी से हरा दिया मंगोलों को, और मंगोलों को यहाँ से लौट के जाना पड़ा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आगे बलबन ये एक षड्यंत्र करता है। षड्यंत्र क्या करता है कि ये जो अलाउद्दीन मसूद शाह है, इस अलाउद्दीन मसूद शाह की शासन व्यवस्था समाप्त कर देता है। इसको अचानक एक बार कैद कर लेता है, कैद करके इसकी हत्या कर देती है। ठीक है, मतलब उसी जेल में इसकी हत्या हो जाता है। कैसे होता है किसी को नहीं मालूम, ये एक राज ही बन के रह गया। ठीक, तो यहाँ पर साफ साफ दिख जाता है कि बलबन ने इस शासन व्यवस्था को अपने नाम करने के लिए इस शासक की हत्या कर दिया था। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बलबन के बाद ये मसूद शाह जो था, ठीक है, उस मसूद शाह के बाद अगला शासक के रूप में किसको चुना जाता है, तो नसीरुद्दीन को चुना जाता है। ठीक है, ये नसीरुद्दीन कौन था, ये नसीरुद्दीन। देखिए, बलबन जो है ना खुद शासक नहीं बनता है। जब वो अलाउद्दीन मसूद शाह को मारता है तो खुद शासक नहीं बनता है। शासक बनाता किसको है, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह को बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि ये इल्तुतमिश के परिवार से था। ठीक है, और ये बलबन जानता था कि अगर हम शासक बनते हैं तो लोग हमारा विरोध करेंगे क्योंकि हमें गुलाम है। और ये जो नसीरुद्दीन था ये एक कौन था, तो ये राज परिवार से संबंधित था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ये जो बलबन था ये कौन था, तो इल्तुतमिश का एक गुलाम हुआ करता था ये। ठीक है, जो किधर का था, तो आपको याद कीजिए बताए थे चालीसा दल का ये एक सदस्य था ये। ठीक, देखिए 1246 ईस्वी में ये बनता है नसीरुद्दीन यहाँ का शासक। ठीक है, और ज़्यादा दिनों तक इसकी शासन चलती नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी बलबन के संपर्क में था तो कुछ समय तक इसकी शासन व्यवस्था चल जाता। ठीक है, देखिए बलबन जो था, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था इस नसीरुद्दीन से। ठीक है, इस नसीरुद्दीन से बलबन अपने पुत्री का विवाह कर दिया था। मतलब कि नसीरुद्दीन कौन था, तो बलबन का दामाद भी था। ठीक है, बलबन का कौन था, तो दामाद भी था। लेकिन यही बलबन जो है कुछ समय के बाद ये एक षड्यंत्र रचता है, उस षड्यंत्र में नसीरुद्दीन की हत्या कर देता है। ठीक, देखिए ये शासन व्यवस्था कितनी ही खतरनाक है, कितनी खराब व्यवस्था है। इसमें देखिए कि एक पिता को अपनी पुत्री के सुहाग के बारे में कोई चिंता नहीं है, इसने अपनी पुत्री के सुहाग को मार दिया, उसकी हत्या कर दिया और शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, विवाह कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1249 ईस्वी में विवाह हुआ था। ठीक, इसके बलबन के पुत्री से, किसका, तो नसीरुद्दीन का। ठीक है, चलिए अब देखिए जैसे ही ये इसकी मृत्यु होता है नसीरुद्दीन का, अब शासन व्यवस्था कौन संभालेगा, तो यहाँ पर शासन व्यवस्था संभालने का काम करेगा बलबन करेगा। ठीक है, तो 1266 ईस्वी में अब इन क्षेत्रों का शासन व्यवस्था किसके हाथ में आता है, तो वो बलबन के हाथ में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से एक बेहतर शासन व्यवस्था चलेगा और बलबन सारी सत्ताएं अपने हाथ में ले लेगा। ठीक, देखिए जैसा कि आपको बता चुके हैं हम कि ये स्टार्टिंग से चल रहा था ये। ठीक, चालीसा दल के जो भी चल रहे थे, ये चालीसा दल एक लंबे समय से चल रहा था। ठीक है, जब इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था तो उसके बाद से ये चलते आ रहा था और ये एक किंग मेकर का काम करता था। मतलब कि जब भी किसी राजा का मतलब कोई कमज़ोर होता था, उस राजा को समाप्त करके एक नया राजा बनाता था और उसको अपने ढंग से ये संचालित करता था। ठीक है, बलबन भी एक उसी का सदस्य था। तो जब बलबन 1266 ईस्वी में ये शासक बनता है तो बलबन को ये बात पता होता है कि जैसे ये चालीसा दल काम कर रहा है, हम शासक बने हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये चालीसा दल मेरे लिए षड्यंत्र करके और हमारा शासन भी समाप्त कर दे, हमें भी सत्ता से उखाड़ फेंके।
तो बलबन काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति था। ये करता क्या है, तो ये सबसे पहले इस चालीसा दल को ही समाप्त कर देता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये बलबन से संबंधित कुछ पर्सनल जानकारी है इसकी। ठीक है, ये कौन था, तो एक गुलाम था चालीसा, जो चालीसा दल में सम्मिलित था। ठीक है, नसीरुद्दीन का ससुर था ये। ठीक, इसके कुछ पुत्र थे बलबन के, जिसका नाम था ये मोहम्मद, ठीक, बुगड़ा खां, खुसरो खां, कैकूबाद। ठीक है, ये कुछ पुत्र हैं किसके, बलबन के, जिसके बारे में आपको आगे पढ़ना है, जिसमें मुख्य रूप से आपको दो इसके पुत्र के बारे में जानना है। एक हो गया कैकूबाद, ठीक है, और ये पुत्र, इस कैकूबाद के पुत्र क्यूमुर्स। ठीक, तो कैकूबाद और क्यूमुर्स, इस दोनों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि बलबन के मृत्यु के बाद यही दोनों इसके साम्राज्य को आगे 2-3 साल तक संचालित किया था। उसके बाद खिलजी वंश का स्थापना हो गया था। ठीक है, चलिए अब अगर आपसे पूछे कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था, तो याद रखिएगा बलबन का वास्तविक नाम क्या था, तो ये बहाउद्दीन था। ठीक है, क्या था, तो बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था, बहाउद्दीन। ठीक है, ये कौन था, तो ये भी एक इलबरी तुर्क जनजाति था। ठीक, याद कीजिए हमने आपको बताया था इल्तुतमिश के बारे में कि इल्तुतमिश कौन था, तो वो भी एक इलबरी तुर्क जनजाति था। ठीक, चलिए देखिए इसके समय में, ठीक है, ये शाहनामा, ठीक, फिरदौसी, ये कुछ राइटर लोग थे जिसने पुस्तक लिखी थी इस बलबन के समय में। ठीक, कौन सा पुस्तक, तो शाहनामा। कौन लिखा था, तो फिरदौसी लिखा था। देखिए 1285 ईस्वी में, ठीक है, जरताल मंगोल आक्रमण, मुहम्मद की मंगोल आक्रमण में मृत्यु हो गया था। ठीक है, ये जो जरताल नाम का व्यक्ति था, ठीक है, ये मंगोल आक्रमण में इसकी मृत्यु हो गया था। ठीक, तो ये 1285 में एक बार मंगोल पर फिर से आक्रमण होता है। ठीक, ये फिर उसके बाद 1287 ईस्वी में फिर से मंगोलों का आक्रमण होता है। ठीक है, मतलब देखिए मंगोल जो है बार बार इस दिल्ली सल्तनत में बार बार आक्रमण करते थे। ये कौन थे मंगोल लोग, तो एक लुटेरा था ये लोग। इनका मंसूबा क्या था, तो मात्र इनका एक मंसूबा था धन लूटना और लूट के वापस चले जाना। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये बलबन कुछ समय तक अपनी शासन व्यवस्था संभालता। देखिए बलबन ने कुछ नया नया कानून लाया था, कुछ नए नए सिस्टम लागू किए थे। वो सिस्टम कौन से थे, तो याद रखिएगा बलबन जो है ये सिजदा प्रथा स्टार्ट किया था। सिजदा, सिजदा क्या होता है, तो जब भी कोई सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत होगा, जब भी कोई सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत होगा, तो उसके मतलब घुटनों के बल ज़मीन पे गिर के उसका सम्मान करेगा। ठीक, देखिए अभी तक जो भी शासक आए थे उन शासकों के बर्बाद होने के पीछे रीज़न ये था कि वो शासक के तरह बिहेव ही नहीं करते थे। लेकिन बलबन को ये बात पता था कि अगर हम एक शासन के तरह बिहेव नहीं करेंगे तो हमारा शासन व्यवस्था ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि बलबन था खुद एक गुलाम। तो बलबन जो है कुछ ज़्यादा ही मतलब कि स्ट्रिक्ट बन चुका था और मतलब बहुत ही कड़ाई से अपनी शासन व्यवस्था संचालित करता था। तो उसने कुछ नियम लगा दिए कि जो भी सुल्तान से मिलने आएगा वो अपने घुटनों के बल झुक के सुल्तान को प्रणाम करेगा, उसके मतलब इज्जत अफजाई करेगा सुल्तान का। ठीक, घुटनों के बल झुक के, जिसको सिजदा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद पैबोस, सिजदा और पैबोस ये दोनों के दोनों ये बलबन ने स्टार्ट किया था। पैबोस क्या होता है, ठीक है, तो ये सुल्तान के कदम को चूमना। जब भी कोई सुल्तान से मिलने आएगा तो सबसे पहले सिजदा करेगा और सिजदा करने के बाद उसके कदम को चूमेगा। तो ये जो है ना, मतलब बलबन कुछ दिखावा कर रहा था जिससे लोगों के दिमाग में ये इमेज बने कि हाँ सच में बलबन एक शासक है। ठीक है, और हम लोग एक प्रजा है। ठीक, नहीं तो बाकी जो भी शासक आए थे वो इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे, तो लोग उतना महत्वपूर्ण उसको नहीं समझता था। और बलबन को पता था कि हम खुद एक गुलाम हैं, अगर हम कुछ ढंग का व्यवस्था नहीं लागू करते हैं तो लोग हमको एक शासक मानेगा ही नहीं और बहुत जल्दी हमारा सत्ता समाप्त हो जाएगा। तो बलबन ने अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कुछ प्रथाएँ लाया, जिसको सीधा प्रथा और पैबोस प्रथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए बलबन ने एक त्यौहार लॉन्च किया था यहाँ पर, जिसका नाम था नवरोज़। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नवरोज़ त्यौहार कौन मनाता था और कौन लाया था भारत में, तो याद रखिएगा बलबन। नवरोज़ त्यौहार, ठीक है, जैसे भारत में नवरात्रि होता उसी प्रकार से ईरान में पहले ये नवरोज़ त्यौहार हुआ करता था। ठीक है, 9 दिनों का ये एक नवरोज़ त्यौहार होता था। जिस नवरोज़ त्यौहार को सबसे पहले भारत में इंट्रोड्यूस कौन किया था, तो वो बलबन था। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब देखिए बलबन के बाद कुछ समय के लिए कैकूबाद बनता है शासक। ठीक, ये कैकूबाद कुछ दिनों तक शासन करता है, उसके बाद इसकी शासन व्यवस्था समाप्त हो जाता है। फिर आता कौन है, तो ये क्यूमुर्स आता है। ठीक है,
ये कुछ दिनों तक शासन करता है, लेकिन इसका शासन व्यवस्था समाप्त होता है और इसकी हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का स्थापना करता है। ठीक, चलिए तो ये देखिए, सबसे पहले गुलाम वंश में हमने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, उसके बाद आया था आराम शाह आया था, उसके बाद इल्तुतमिश आया था, उसके बाद रुकनुद्दीन आया था, उसके बाद ये रुकनुद्दीन के बाद रजिया सुल्तान, उसके बाद बहराम शाह आया था, फिर उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह आया था, फिर उसके बाद नसीरुद्दीन शाह आया, फिर उसके बाद बलबन आया, बलबन के बाद कैकुबाद आया, और कैकुबाद के बाद ये कौन आया है, तो क्यूमुर्स आया है। और ये अंतिम शासक था किसका, तो गुलाम वंश का। ठीक है, तो गुलाम वंश के अंतिम शासक के रूप में क्यूमुर्स को जाना जाता है। ठीक है, इस क्यूमुर्स को शासक बनाया कौन था, तो वो बनाया था आपका जलालुद्दीन खिलजी। ये जलालुद्दीन खिलजी जो था, ये अंगरक्षक था किसका, तो कैकुबाद का। इसने क्या किया था कि कैकुबाद की हत्या करके, जब इसको लगा कि कैकुबाद से शासन व्यवस्था नहीं चल रही है, एक अयोग्य शासक है, तो इसने उसकी हत्या करके अब सारी की सारी शासन व्यवस्था खुद अपने हाथ में ले लिया और क्यूमुर्स को कुछ समय के लिए शासन सौंप दिया। ठीक है, ताकि लोगों के दिमाग में ये रहे कि जलालुद्दीन एक बेहतर आदमी है और उसने राजा के पुत्र को ही राजा बनाया है। तो एक अपना मतलब पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने ये क्यूमुर्स को कुछ दिनों तक शासन सौंप दिया और कुछ ही समय के बाद फिर से इसको समाप्त करके शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लेता है। और 1290 ईस्वी में खिलजियों का शासन स्थापित हो जाता है, खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने गुलाम वंश को समाप्त कर लिया, गुलाम वंश के बारे में देख लिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे खिलजी वंश के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको गुलाम वंश समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमें ज़रूर बताएं। आपको जो भी जैसा भी लगा हो, आप अपना व्यू ज़रूर दें हमको, कि ताकि हमें भी पता चले कि ये हमारी वीडियो से आपको कुछ लाभ हो रहा या नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, काफ़ी मतलब कम समय में आपको ज़्यादा बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए समय कम है तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें छूट जाए। ठीक, लेकिन जो भी हमारे ऑफलाइन बैच के जो भी स्टूडेंट हैं, उनको ये सब पढ़ाया जा चुका है, तो उनको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जा चुका है, तो उनके लिए काफ़ी ये सहूलियत हो जाएगा रिवाइज़ करने में। ठीक, बाकी आप लोगों को भी, जो भी नए स्टूडेंट हैं, उनको भी अच्छा खासा इसे बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुत सारे चीज़ इसमें कवर कर दिया गया है। बस थोड़ा सा कम समय में किया गया है, तो हो सकता है कि हम ढंग से ना समझा पाए हों, तो आप उसको 2 बार 3 बार देख लेंगे, तो उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आप लोगों को जो भी लगे कमेंट करके हमें बिल्कुल बताएं। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।